महत्वपूर्ण मुद्दे भारत राष्ट्र के समक्ष जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान के रूप में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर बीडी बोरकर जी हम सबके साथ जुड़ चुके हैं। हम अपनी चर्चा को यहीं से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम मान्यवर का वेलकम कर देते हैं। सर, इस लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है सर। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। जी। तो भारत राष्ट्र के समक्ष जो मुद्दे हैं हम उनके बारे में अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत राष्ट्र के समक्ष इस समय कौन कौन से मुद्दे हैं सर। देखिए, हमारे राष्ट्र के सामने जो बुनियादी मुद्दे हैं जी। वो है शिक्षा। जी। दूसरा मुद्दा है रोजगार। जी। हाँ? जी। तीसरा मुद्दा है देश की इकोनॉमी जी। और स्वास्थ्य। जी। ये अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जी। और जिस पर मुझे ऐसा लगता है कि देश में जो चर्चा होनी चाहिए इन मुद्दों पे, जी। देश पे चर्चा स्पेशली जो रूलिंग पार्टी है, हैं? जी। वो नहीं कर रही है, या जी। जनता इन मुद्दों पर उनको जनता इन मुद्दों पर घेरना जी। चाहती है। जी। अ, लेकिन लेकिन ये सरकार जो है, ये इन मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय जो भावनात्मक मुद्दे हैं उनको सामने लेके आती है, तो ये राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। जी। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज की तारीख में है, जी। वो है कि बीजेपी सरकार ही सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा उभर के आया है। ये सरकार होने से जो जनता को तकलीफ हो रही है पिछले 6 साल से, तो ये जी। सबसे बड़ा एक मुद्दा है। और ये सरकार जितने जल्दी चली जाए उतना अच्छा है। हम्म। जी। तो सर, भारत के समक्ष जो अभी मुद्दे हैं उसमें सर अभी जो देखने को मिल रहा है कि अभी शिक्षा का मुद्दा भारत हम्म। में छाया हुआ है। और शिक्षा जो कि कई प्रदेशों में कई तरह की शिक्षा दी जाती है। तो इस शिक्षा के बारे में सर आपका जो भी ओपिनियन है, उसको आपकी पार्टी का क्या ओपिनियन है उसके तरफ से। देखिए, शिक्षा ये बहुत अनिवार्य चीज है। एक आदमी के सर्वांगीण विकास के लिए उसको एक सही किस्म की शिक्षा मिलना जरूरी है। जी। आप ये देखेंगे कि इस देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम नहीं है। जी। दूसरी, इस देश में शिक्षा के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, जी। है, उसमें आप ये देखेंगे कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखी गई बात है। जी। लेकिन बाबा साहब चाहते थे, अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स को देखते हैं, जी। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये चाहते थे कि शिक्षा जो है ये फंडामेंटल राइट्स में होना चाहिए। जी। लेकिन उस वक्त जो वो सरकार थी, जी। जो सरकार जिसको हम कहेंगे कि नेशनल गवर्नमेंट थी उस वक्त हमारे देश में, जी। जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लीड कर रहे थे, जी। तो उनका ये मानना था कि आज देश की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि अगर इसको फंडामेंटल राइट्स में डाल देते हैं, जी। तो फिर जनता का फंडामेंटल राइट्स होने के कारण अगर वो फुलफिल नहीं कर पाती शिक्षा, ड्यू टू फाइनेंशियल स्कार्सिटी, जी। तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी सरकार चलाना। बिल्कुल और सर। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि इसको फंडामेंटल राइट में नहीं रखा जाए और इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रख दीजिए। जी। तो बाबा साहब ने ये कहा था कि भाई ठीक है, आप जो एजुकेशन के लिए जो खर्चा लगने वाला है जी। वो पर्याप्त नहीं है। आज देश में पर्याप्त मात्रा में देश में संपत्ति नहीं है, तो इसलिए जी। मैं एग्री करता हूं। जी। लेकिन फ्यूचर में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा को फंडामेंटल राइट्स में डालना चाहिए।
लेकिन बिल्कुल। आप देखेंगे कि अभी 70 साल हो गए हैं, जी। लेकिन शिक्षा को कभी इन्होंने फंडामेंटल राइट्स नहीं बनाया। न कांग्रेस ने बनाया, जिसने 60 साल तक इस देश में राज किया, न ही बीजेपी ने बनाया, जिसने 10-12 साल इस देश में राज किया। तो इसका मतलब ये लोग जो है शिक्षा को जितना महत्व देना चाहिए, हाँ, जी। जो देश के और व्यक्ति के विकास के लिए बहुत जरूरी है, कभी इन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और मुझे लगता है कि जानबूझ के नहीं दिया। जी। जी। तो सर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जैसे शिक्षा की जो व्यवस्था है, तो इस शिक्षा के व्यवस्था को जो अभी कई कई बोर्डों में चल रहा है, हम्म। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे भारत देश में एक ही तरह का, जैसे कि सीबीएसई पैटर्न है, आईएससी जो भी पैटर्न है, हम्म। पूरे देश में एक ही तरह की शिक्षा व्यवस्था क्या की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, और जी। ये होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम अगर नहीं रही, जी। तो उसमें आप देखेंगे कि जो शहरी लड़के हैं जी। या जो धनवान लोगों के बच्चे हैं, वो तो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, जी। आईसीएसई बोर्ड से करेंगे, सीबीएसई बोर्ड से करेंगे, हैं? जी। और जो जो मूल निवासी बहुजन समाज है, जी। जो इस देश में 90% है, जी। ये देहातों में मोस्टली रहता है, जी। जी। या तो गरीब लोग हैं, और इनके बच्चे जो है, जो सरकारी स्कूलें हैं, जी। उसमें ही पढ़ते हैं, देहातों में हो या इवन शहरों में गरीबी के कारण। जी। जी। तो इन बच्चों को जो शिक्षा मिलेगी, जी। वो, और शहरी बच्चों को जो आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, इसमें जो शिक्षा मिलेगी, जी। इसमें बहुत बड़ी तफावत रहेगी। जी। जी। और ये तफावत के कारण जब ये बच्चे, मूल जी। निवासी बहुजन समाज के बच्चे जी। और धनवान लोगों के बच्चे या शहरी जीवन में रहने वाले लोगों के बच्चे, जब वो रेस ऑफ लाइफ में आएंगे, जी। मतलब जीने के लिए जब स्ट्रगल करेंगे, जी। नौकरी के लिए स्ट्रगल करेंगे, बिजनेस के लिए स्ट्रगल करेंगे, तो क्योंकि वो ग्रामीण व्यवस्था से आने की वजह से और शिक्षा के स्तर में बहुत ज्यादा फर्क होने की वजह से, दे विल नॉट बी एबल टू कॉम्पीट इन द रेस ऑफ लाइफ। जी। जिंदगी जीने की जो रेस है, जी। उसमें हमारे बच्चे, मूल निवासी बहुजन समाज के बच्चे, शहरी बच्चों के साथ और धनवान लोगों के बच्चों के साथ टिक नहीं पाएंगे। और इसलिए इस देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, और ये सरकारें जानबूझ के ये नहीं कर रही है। अगर वो करती, तो आज न सिर्फ मूल निवासी बहुजन समाज के बच्चे जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करते हुए नजर आते, बल्कि ये देश की भी तरक्की होती। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज का जितना अच्छा इस्तेमाल आप करेंगे, उतनी जी। अच्छी देश की अर्थव्यवस्था होगी, और जितनी अच्छी अर्थव्यवस्था देश की होगी, उतनी ही देश में सुख सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती है। बिल्कुल सर। तो सर इसमें थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का इस मुद्दे पर कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को आप यहाँ इस माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उनको? देखिए, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण जरूर होना चाहिए। जी। इनफैक्ट जब तक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं होता, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम नहीं आएगी। और जी। अगर यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम नहीं आएगी, तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि जी। फिर हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, वो रेस ऑफ लाइफ में शहरी जीवन के बच्चे या धनवान लोगों के बच्चों के साथ टिक नहीं पाएंगे। तो इसका राष्ट्रीयकरण होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज जो सरकारें हैं, बीजेपी की जी। सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, जो बहुत सारी जो राष्ट्रीयकृत संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का इनफैक्ट वो निजीकरण कर रहे हैं। तो ये तो उल्टी दिशा में चल रहे हैं, तो इनसे हम अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया जब सत्ता में आएगी, तो मैं जी। आपको वादा करता हूं कि, और आपके माध्यम से भारत की जनता को मैं वादा करता हूं कि हम शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
सर, इसके बाद जो दूसरा मुद्दा है हम उस पर चर्चा करेंगे कि भारत में जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक जो मुद्दे हैं, आर्थिक संकट है भारत में, उसके ऊपर भी चूंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है शिक्षा के बाद अर्थ का, तो इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी हो, इसके बारे में जो चर्चा हुई, तो जी। उनका ये कहना था कि इस देश में सोशलिस्टिक इकोनॉमी होनी चाहिए। जी। संसार में सिर्फ दो किस्म की आर्थिक व्यवस्था है। जी। एक है पूंजीवादी व्यवस्था, जिसको जी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं अंग्रेजी में, जी। और दूसरी है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। जी। तो बाबा साहब इस विचार के थे कि इस देश में सोशलिस्टिक इकोनॉमी होनी चाहिए। जी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब ये है कि इस देश की जो जीडीपी है, इस जी। देश के जो संसाधन है, जी। उन संसाधनों में इस देश के हर नागरिक का बराबरी का हिस्सा हो, उसको बिल्कुल। सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर, जब ये मामला कई बार सुप्रीम कोर्ट में गया इनिशियल स्टेजेस में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सोशलिस्टिक इकोनॉमी का डायरेक्टली जिक्र तो नहीं किया, जी। लेकिन जो भारत के संविधान के प्रियम्बल में लिखा है, जी। जो लिखा है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जी। तो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको इसकी व्याख्या की, जी। जी। देश की जो टोटल संपत्ति है, जी। उस संपत्ति को इस देश की जितनी भी जनता है उससे अगर भागाकार करेंगे, जी। और भागाकार करने के बाद एक व्यक्ति के ऊपर जितना पैसा मिलेगा, जी। उतना पैसा और उतनी देश की संपत्ति हर व्यक्ति के लिए देना होगा। इसका मतलब होता है इकोनॉमिक जस्टिस। जी। तो इस यही इकोनॉमिक जस्टिस है, और इसी को बाबा साहब चाहते थे। लेकिन ये मुद्दा भी आप ये देखेंगे कि सोशली इसमें फंडामेंटल राइट्स में नहीं डाला गया है, जी। और इसको आप ये देखेंगे कि ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा गया है कि जी। आर्टिकल 37 या 38 में क्लियरली लिखा है कि इस देश की इकोनॉमी इस ढंग से चलानी होगी कि जिससे अल्टीमेटली इस देश में आर्थिक समानता आए। तो ये बिल्कुल। बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि इकोनॉमी जो है या इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, ये जीवन के हर क्षेत्र को आप प्रभावित करती है। वो शिक्षा को भी प्रभावित करती है, वो एम्प्लॉयमेंट को भी जो प्रभावित करती है। अगर आप कृषि नीति बनाते हैं तो कृषि नीति में भी पैसा लगता है, शिक्षा नीति में पैसा लगता है, रोजगार हम्म। नीति में पैसा लगता है। ऐसा कौन सा जीवन का क्षेत्र नहीं है जिसमें पैसे की जरूरत नहीं है। आज आप देखेंगे कि पैसे के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर सोशलिस्टिक इकोनॉमी नहीं होती, आर्थिक इक्वालिटी नहीं होती, तो आप ये देखेंगे कि आज इस देश में जो स्थिति नजर आ रही है, वो स्थिति कुछ ठीक जी। नहीं है। अभी कल जी। परसों मैंने ये देखा कि ये जो कोरोना वायरस का फैलाव संसार में हो रहा है, जी। तो हमारे देश में भी उसकी लागत बड़े पैमाने में अभी होने की संभावनाएं है। जी। तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी आनन फानन में कुछ व्यवस्था करने की बात हुई है। तो मैं जी। देख रहा था टीवी में, तो कुल मिला के 135 करोड़ जो पॉपुलेशन है, उसमें 112 करोड़ लोगों के लिए वो व्यवस्था कर रहे, जी। आर्थिक उनको मदद देने की व्यवस्था कर रहे। इसका मतलब ये है कि पिछले 70 साल में इन्होंने इस देश में जो गरीब है, जिसके जी। लिए अभी आर्थिक संसाधन देने की बात कर रहे हैं,
कोरोना के दौर में, वो 112 करोड़ लोग हैं। जी, तो इसका मतलब इस देश में कितनी ज्यादा मात्रा में गरीबी है। और इसका मतलब ये भी है कि इन्होंने कभी भी जो भारत के संविधान के प्रियम्बल में जो लिखा है जी, कि अल्टीमेटली इस देश में आर्थिक समानता आए, उसके लिए देश के जो संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंस्टीट्यूशंस है, जी, उनमें जो लगे हुए लोग हैं, जी, उन लोगों ने इस देश में आर्थिक बराबरी लाने के बजाय आर्थिक दूरियां बढ़ाई है, और इसलिए इस देश में आज 112 करोड़ लोग गरीब नजर आ रहे हैं। तो इसको क्या जी, कहे, ये लोग ऑनेस्ट नहीं है, इसका मतलब। जी, जी, जी। तो सर, जैसा कि अपन चर्चा कर रहे थे अर्थ पर और जीडीपी पे, तो अभी इसके बाद अपन दूसरे मुद्दे पे, जैसा कि हम चर्चा करना चाह रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो हम्म, स्वास्थ्य की अभी जो इसी तारतम्य में हम चर्चा करेंगे इस पर भी, कोरोना महामारी को लेकर के। हम्म, तो ये स्वास्थ्य की जो व्यवस्था होनी चाहिए देश में, जैसे कि अभी 1 करोड़ के आसपास बताते हैं कि हॉस्पिटल्स हैं। हम्म। तो ये सरकार स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, ये एक देखिए इम्पोर्टेंट मामला जो है, जी, देश का विकास करने के लिए जी, मशीनें विकास नहीं करती, जी, विकास देश के लोग करते हैं। जी, और अगर लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जी, जी, तो देश की जो उत्पादन क्षमता है, वो व्यक्ति की उत्पादन क्षमता के ऊपर डिपेंड करती है। हम्म, हम्म, हम्म। और अगर बिल्कुल। व्यक्ति का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है, तो उत्पादन नहीं होगा। तो उत्पादन नहीं होगा। और बिल्कुल। उत्पादन नहीं होगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगा। जीडीपी नहीं बढ़ेगा। जीडीपी नहीं बढ़ेंगे तो टैक्सेस ज्यादा नहीं आएंगे और एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं होगा। जी, और एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं होगा तो हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज वो नहीं आएगा ज्यादा। जी, और ना ही सरकार को देश चलाने के लिए जो टैक्सेस आने चाहिए, जी, जिसका सीधा संबंध उत्पादन से जुड़ा हुआ है, तो टैक्सेस भी जी, नहीं आएंगे। जी, तो टैक्सेस नहीं आएंगे तो सरकार के पास पैसा कम रहेगा, जी, फॉरेन एक्सचेंज भी कम रहेगा, उत्पादन जी, नहीं हुआ तो। जी, तो आप ये देखेंगे कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, जी, जीडीपी बढ़ाने के लिए, जी। देश के लोगों का स्वास्थ्य ठीक होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस दिशा में आप ये देखेंगे कि इस देश में अगर 112 करोड़ लोगों के लिए अभी इन लोगों को आनन फानन में व्यवस्था करना पड़ रही है, इसका जी, मतलब 112 करोड़ लोग मोर और लेस गरीब है। वो जी, डेस्टिट्यूट वुमन हो सकते हैं, वो मार्जिनल फार्मर्स हो सकते हैं, वो खेतीहर मजदूर हो सकते हैं। वो तो ये सब लोग जो है, इनका अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप ये देखेंगे कि ये देश के लिए ठीक स्थिति नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में जो रूलिंग कास्ट है या रूलिंग क्लास है, जी, ये ये देश के लोगों को स्वास्थ्य ठीक नहीं करना चाहते। क्योंकि जी। स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो देश की भी इकोनॉमी ठीक हो खोल जाएगी। दो। देश की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी तो इनके पास भी पर्याप्त मात्रा में पैसा आएगा। जब जी, इनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा आएगा तो आज जो वो हैंड टू माउथ है, और जी, हर दिन वो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए अपनी व्यवस्था कैसे करे इसी में लगे हुए रहते हैं। जी, तो कल इनकी आर्थिक स्थिति अगर ठीक हो जाती है, जी, तो देश चलाने वाले लोग कितने नकारा टाइप के लोग हैं का, ये इनकी जनता की समझ में आ जाएगा। जब जी, जनता की समझ में ये बातें आ जाएगी, तो जिन सरकारों ने पिछले 70 साल में उनके कल्याण की लिए काम नहीं किया,
उनकी गरीबी दूर करने के लिए काम नहीं किया, वो जनता उनको सत्ता से बाहर कर देगी। और वो नहीं बिल्कुल। चाहते कि वो सत्ता से बाहर हो, और इसलिए वो देश के लोगों को गरीब रखना चाहते और लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं करना चाहते। उसके लिए जो पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए थी पिछले 70 साल में लोगों के स्वास्थ्य के लिए, वो नहीं करना चाहते जानबूझकर, ऐसा मेरा मानना है। सर, चौथे मुद्दे पर अपन बात करेंगे कि भारत में एम्प्लॉयमेंट जो है, हम्म, रोजगार की जो व्यवस्था है, हम्म, रोजगार की व्यवस्था दिन प्रतिदिन लचर होती जा रही है। कल कारखानों में भी जैसा कि मजदूरों का शोषण भी होता है, तो अपन हम्म। एम्प्लॉयमेंट पर सर कुछ चर्चा करें, रोजगार की व्यवस्था कैसे होगी देश के लोगों की। आप ये देखिए कि रोजगार का मुद्दा भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन में आया था, जी। और रोजगार का सीधा मतलब जो है, या तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, कृषि क्षेत्र जो है, उसमें एक तो रोजगार होना चाहिए, जी। क्योंकि इस देश के 70% जनता जो है कृषि पर निर्भर है, जी। जिसमें जिसमें मार्जिनल फार्मर भी है, जिसमें लैंडलेस लेबरर्स भी है, और जी। बाकी जो है 30% जो बचते हैं, उनमें से आप ये देखेंगे कि 1.5-2% जो लोग जो है वो सरकारी नौकरियों में है। जी। तो बाकी लोग को जॉब मिलना, कहाँ से जॉब देंगे फिर? तो जी। इसलिए एक इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय निर्माण करने की बात आई। जी। अब अगर व्यवसाय करना है तो उसकी जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है वो पैसा, जी। 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 उसकी फाइनेंस से बुनियादी रिक्वायरमेंट है। जी। जी। और फाइनेंस जनरेट करने के लिए जो काम करना चाहिए था, जी। जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पैसा लगाना चाहिए था, वो पैसा ही सरकार के पास नहीं रहा। तो इसलिए जॉब की बड़ी परेशानियां हैं, और इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे देश में लोग जो यूथ है, जो जी। जो आज अपने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक अच्छा जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं। इंजीनियर्स लोग जो है, आज आप देखेंगे, ये मेरे अपने एक कार्यकर्ता है, वो बता रहे थे कि उनका लड़का किसी फैक्ट्री में, किसी रियल इस्टेट सेक्टर में काम करता है एज एन इंजीनियर, और उसके हाथ में जो उसके अंतर्गत जो दूसरे इंजीनियर लोग काम करते हैं, उनको 5 और 6 हजार रुपये जॉब्स पे वो रख रहे हैं। क्या ये एक इंजीनियर को 5 और 6 हजार रुपये, आज एक मजदूर जो है, आज की तारीख में एक मजदूर जो है, अगर दिहाड़ी 300 रुपया है जी। मजूरी, तो वो 30 दिन अगर काम करता है तो 10 हजार रुपया उसको मिलता है, जी। जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या अनपढ़ सा है। और एक इंजीनियर को 6 हजार रुपये का मतलब जॉब करना पड़ रहा है। तो इसलिए इस देश की आर्थिक नीतियों का जो निर्धारण है, जी। पैसा कहाँ लगाना चाहिए, जी। कितना लगाना चाहिए, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, लोगों को जॉब्स मिले। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में 70% लोग जी तो रहे हैं, हाँ? जी। लेकिन उसमें जो उनकी जो स्थिति ठीक होनी चाहिए, आर्थिक स्थिति ठीक होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। जी। जी। तो बाबा साहब का ये कहना था कि एक कोऑपरेटिव फार्मिंग हो। जी। कोऑपरेटिव फार्मिंग में उनका ये कहना था कि ये जितनी भी जमीन है देश में, उपजाऊ जमीन है, जी। ये पूरी उपजाऊ जमीन जो है सरकार ने टेक ओवर करनी चाहिए, जी। और टेक ओवर करके इसमें एक फैमिली के लिए जो जरूरत है, जी।
समझो 4 या 5 लोग एक फैमिली में है, तो उनकी एक साल की ऑप्टिमम जरूरतें जो है, हाँ हाँ। उन जरूरतों को फुलफिल करने के लिए एक फैमिली को कितना जमीन का हिस्सा देना चाहिए, उतना जमीन का हिस्सा उनको देना चाहिए। और उस जमीन को जो ऐसे हिस्से देंगे, तो समझ लीजिए कि एक फैमिली को, समझ लीजिए कि 2 एकड़ जमीन मिलती है या 3 एकड़ जमीन मिलती है। जी तो 3 एकड़ जमीन का ऊपर जो एग्रीकल्चर के जो इम्प्लीमेंट्स है, जी जो औजार है, और उसको ऊपर काम करने के लिए जो खर्चे करने पड़ते हैं, वो एक गरीब आदमी या 3 एकड़ वाला किसान नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, बिल्कुल। तो इसलिए बाबा साहब का ये कहना था कि ऐसे 8-10 लोगों के यूनिट्स, कोऑपरेटिव यूनिट्स बनाने चाहिए। तो वो कम से कम 30 एकड़ खेती हो जाएगी। अगर 10 फैमिली की 30 एकड़ खेती हो जाती है, तो कोऑपरेटिव फॉर्म में वो खेती करनी चाहिए। और उनको जो एग्रीकल्चर औजार लगते हैं, उसके जी लिए जो बीज लगता है, वो सब सरकार ने मुहैया करना चाहिए। और ये जो लगेगा, जितनी भी लागत आएगी, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की हो या दूसरे साधनों की हो या बीज हो, तो ये इसकी जितनी भी लागत होगी, उसका जो फाइनल उत्पादन होगा, जी हार्वेस्टिंग के बाद जो उत्पादन होगा, उसमें से सरकार ने ये लागत जितनी लगी है वो जी निकाल लेनी चाहिए। और बाकी जो बचती है, वो उन लोगों को बराबरी के हिस्से में बांट देना चाहिए, ताकि खुशहाली एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगी। लेकिन मुझे याद है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में जब पढ़ रहा था, तो जब बाबा साहब ने सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात कही, तो उस वक्त के जो जमींदार थे, जो आपके यूपी बिहार के बहुत बड़े मोटे मोटे जमींदार थे, जी हाँ, वो नेहरू जी के पास गए और ये कहा कि ये डॉक्टर आम्बेडकर जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात कर रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमारी जमींदारी चली जाएगी। बिल्कुल। तो फिर नेहरू ने बाबा साहब को पूछा कि भाई, ये तुम जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात कर रहे हो, ये जरा मुझे अच्छी से समझाओ। जी तो मतलब तो वही था कि जमींदारों की जमीन जमीन निकाल के गरीबों को बांटने का ही मामला था। बांटने का मामला था। जी जी लेकिन क्योंकि कांग्रेस वाले इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि सबसे ज्यादा जमींदार उस वक्त कांग्रेस में ही थे, बिल्कुल। तो इसलिए ये मुद्दा टालना पड़ा। और फिर बाबा साहब ने उसका जो जवाब दिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने ये कहा कि व्हाट आई मीन इज इक्वालिटी, कि बराबरी होनी चाहिए, इतना ही मेरा इसका मतलब है। क्योंकि और बाबा साहब को पता था कि वो क्या चाहते थे, और इसलिए आप बाबा साहब के जो विचार है इसमें, वो जो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सबमिट की थी, स्टेट्स एंड जी माइनॉरिटी जो उनकी किताब है, वो किताब जी दूसरी तीसरी कोई किताब नहीं है। वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से संविधान सभा को कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए जो बाबा साहब कहा गया था, बाबा साहब को, वो डॉक्यूमेंट है। वो मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12 मार्च 1947 को स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब के माध्यम से लिखवाई थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट की गई। लेकिन जी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस का और जमींदार लोगों का बोलबाला होने की वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानी गई, उसको रिजेक्ट किया गया। तो आप ये देखेंगे कि बाबा साहब के सपनों का ये संविधान नहीं है। जी बाबा साहब के सपनों का संविधान है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। जी जी लेकिन जो भी संविधान आज है,
उसमें जितनी व्यवस्था बाबा साहब हमारे लिए कर पाए जी वो भी पर्याप्त है, अगर सरकारें ऑनेस्टली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो। क्योंकि उस संविधान में भी बाबा साहब ने आर्थिक समानता की बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर लिखी हुई है। सर, अभी चर्चा तो हम जारी रखेंगे ही। अभी हम इस पे बात करना चाहते हैं कि एक सवाल हमारे कमेंट्स के माध्यम से लोगों का आ रहा है कि अ, अभी की जो स्थिति है देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, हम्म, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो धर्मावलंबी मंदिर, मस्जिद, चर्च, हम्म, गुरुद्वारों में जो संपत्ति इकट्ठा की गई है, हम्म। क्यों ना उस संपत्ति का भी राष्ट्रीयकरण किया जाए, जिससे राष्ट्र के विकास के लिए इन सारे संपत्ति का उपयोग किया जाए। तो इसके बारे में आपकी पार्टी का या आपका व्यक्तिगत मत क्या है? देखिए, जो लोग चाहते हैं ऐसा, जी क्योंकि आफ्टर ऑल ये मंदिरों में जो संपत्ति है, जी मंदिर अपने आप में कुछ नहीं कमाता, जी उसको हाथ पैर नहीं है कमाने के लिए, जी मूर्तियां है उसमें। जी लेकिन लोगों की श्रद्धा मंदिरों में बनी हुई होने की वजह से जी देश के 135 करोड़ लोग जी अगर हर दिन के लिए 1 रुपया अगर मंदिर में डालते हैं जी तो 365 दिन में ये लाखों करोड़ रुपया हो जाता है। जी 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 तो आप ये देखेंगे कि ये पैसा जनता का है, जनता का है, बिल्कुल। और जो पैसा जनता का है उसका इस्तेमाल जनता के कल्याण के लिए होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन ये पैसा मंदिरों का है जो बोला जाता है, हम्म। ये फंडामेंटली गलत है। अच्छा अच्छा। और इसलिए जनता का पैसा है, जनता के कल्याण के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन जो सरकारें है, कांग्रेस की हो जी या बीजेपी की हो या अन्य पार्टियों की सरकारें है, जी क्योंकि ऐसी मानने वाले जो लोग हैं मंदिर का पैसा लगना चाहिए करके, जी ऐसे लोग कम मात्रा में है देश में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हाँ, इस उनकी दे, संख्या कम है। हाँ, अगर इस देश के, मैं बता दूं कि 50% लोग अगर इस मत के हो जाते हैं जी कि मंदिर का पैसा है वो जनता का है और इसलिए उसको जनता के कल्याण के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, जी तो फिर ऐसे लोगों की सरकार बन जाएगी बिल्कुल बिल्कुल। और वो सरकार हमारी अपनी होगी जी 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 और उसके माध्यम से ये किया जा सकता है। लेकिन आज की तारीख में उस ढंग का ओपिनियन जो बनाना है समाज का, जी वो ओपिनियन बन नहीं रहा है। जी तो ये काम हमारी पार्टी का है जी या इस ढंग की मान्यता रखने वाले जो लोग हैं जो हमारे पार्टी में भले ही नहीं हो, जी उन्होंने इस बात का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रचार प्रसार करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल। मैं देख रहा हूं कि ये लोग प्रचार प्रसार कम करते हैं और सिर्फ फेसबुक में और व्हाट्सएप में लगे हुए रहते हैं। आप ये देखिए, इस बात का प्रचार प्रसार ओपिनियन फॉर्म करना होता है ना, जी 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 ओपिनियन फॉर्म करने में व्हाट्सएप फेसबुक अपना काम कर रहा है। जी जी लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ओपिनियन बनाने में, वो है वन टू वन कम्युनिकेशन। जी मतलब लोगों के पास जाए, उनके साथ चर्चा करे और चर्चा करके उनको समझाए, तब उनका ओपिनियन बनेगा, सही बिल्कुल ओपिनियन बनेगा। और बिल्कुल अगर ये बिल्कुल। 50% से ज्यादा लोगों का अगर ये ओपिनियन बन जाता है जी तो जी फिर ये पॉसिबल है। और हमारी पार्टी इस दिशा में डेफिनेटली सोच रही है और अपनी मैनिफेस्टो में आगे चल के ये इंक्लूड होगा। लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि हम जनता का ओपिनियन बनाए कि उनके हित में क्या है। सिर्फ मंदिर का पैसा ही नहीं है, जी मंदिर जी का पैसा निकालना है
तो सरकार आपकी होनी चाहिए। बिल्कुल। और सरकार बनाने के लिए जो चीजें आपने करनी चाहिए, जो मेहनत आपने करनी चाहिए, जो लोगों का ओपिनियन फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि ओपिनियन के आधार पर ही सरकारें बनती है, बिल्कुल। वो ओपिनियन बनाने का काम नहीं हो रहा है। हम अपनी पार्टी के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं और जी। मुझे ऐसा लगता है कि हम इसमें जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि डॉर्मेंट स्टेज में ये ओपिनियन है जो फेसबुक जी। और व्हाट्सएप पे आज प्रचलित हो रहा है। उन लोगों जी। को अपने पार्टी के साथ जोड़ना इंपॉर्टेंट है और उनको अपने पार्टी के साथ जोड़ के उनके माध्यम से वन टू वन कम्युनिकेशन में उनको लगाना होगा। और जब लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का ये ओपिनियन बन जाएगा तो ये समस्या हल हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। जी सर, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि संविधान लागू होने के 70 वर्ष बाद आज तक जो अभी हम लोगों ने जिन मुद्दों पर चर्चा की, तो सरकार का ध्यान इन मुद्दों पर क्यों नहीं दिया गया जो सरकारें बनती रहीं? तो हम जानना चाहेंगे कि जो सरकारें बनती रहीं अभी तक संविधान को लागू क्यों नहीं करना चाहती? मेरा ये मानना है कि जो लोग सरकार में आ रहे हैं जी। वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति ऑनेस्ट नहीं है, प्रामाणिक नहीं है। जी। मेरा ये भी मानना है ये वही लोग हैं, ये संविधान बनने के पहले या लागू होने के पहले इस देश का कारोबार जो लोग चला रहे थे, जी। जो मनु के संविधान के तहत चला रहे थे, जी। वही लोग देश स्वतंत्र होने के बाद और ये संविधान लागू होने के बाद फिर से सत्ता में काबिज हो गए। जी। तो बाय हार्ट वो इस ढंग का संविधान नहीं चाहते थे। जी। आरएसएस इस ढंग का संविधान नहीं चाहते थे, उसने विरोध किया है, गोलवलकर ने विरोध किया है। जी। नेहरू ये चाहते थे, ऐसा बोलते हैं, हाँ। क्योंकि नेहरू का और कांग्रेस का बड़ा रोल रहा है इस संविधान को बनाने में। जी। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी ऑनेस्ट नहीं थे। अगर नेहरू ऑनेस्ट होते और कांग्रेस ऑनेस्ट होती तो 60 साल में ये पॉसिबल हो जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। जी। जी। लेकिन ये नहीं हुआ। जी। इसका मतलब है कि वो ऑनेस्ट नहीं थे बिल्कुल। इसको लागू करने के लिए। और एक एडेज है जी। अंग्रेजी में, जी। जी। उसको हिंदी में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जी। आप जो बोल रहे हो वो आप नहीं हो, हाँ हाँ, जी। आप जो कर रहे हो वही आप हो। जी। तो कांग्रेस ने 60 साल में या बीजेपी ने 12 साल में जो कर रहे वही वो है। जी। वो जो बोल रहे हैं कि हम संविधान के प्रति बहुत प्रतिबद्ध है, ऐसा बोल रहे हैं, जी। तो आप ये देखेंगे कि वो जो बोल रहे वो नहीं है, जो कर रहे वही वो है। और इसलिए इस संविधान को नहीं लागू करने में ये लोग ऑनेस्ट नहीं है, इसलिए एक तो ये रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मेरा ये मानना है जी। कि क्या ये लोग खुद होकर जाके प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी पे बैठे या इन्होंने खुद होकर सरकारें बनाई? तो सरकारें तो पावर, सरकार बनाने का पावर जो है बाबा साहब ने लोगों के इंडेक्स फिंगर पे दिया हुआ है जी। कि ये सत्ता में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा ये जनता डिसाइड करेगी। जी। और जनता जो है, जो इलिटरेट है, जी। वो अपना कल्याण किसमें है, कौन सही हमारा नुमाइंदा हो सकता है, कौन सी पार्टी हमारे कल्याण के लिए काम कर सकती है, इनकी जो पर्याप्त समझ जनता को नहीं होने की वजह से ये समस्या है। जी। और इसलिए जनता में ये समझ पैदा करना, उनको जागरूक करना, उनको अवेकन करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो मैं ये कहूंगा कि डायरेक्टली तो सरकारें जिम्मेवार है ये स्थिति को, जी लेकिन इनडायरेक्टली जनता खुद जिम्मेवार है कि वो अपना कल्याण करने वाले पार्टी की या लोगों की सरकारें नहीं बना रही। जी और इसलिए जनता जब तक इस बात को नहीं समझेगी, ये समस्या बनी रहेगी। और जी हमारी पार्टी की तरफ से वो जागृति का काम जो है, लोगों को समझाने का जो काम है, वो निरंतर चल रहा है। और जिस गति से वो चल रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय में हम ये सरकारें बदल देंगे। और जनता जो चाहती है, उनके जो अधिकार चाहती है भारत के संविधान में लिखे, वो पूर्ण जी मात्रा में उनको दिलाने में हमारी पार्टी काम करेगी। आप चर्चा हम जारी रख रहे हैं। हमारे बीच में है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय बीडी बोरकर जी, और हम चर्चा कर रहे हैं भारत राष्ट्र के समक्ष मुद्दे। और इन मुद्दों में हम संविधान से लेकर के शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, रोजगार, कृषि, सभी विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप राष्ट्र की वर्तमान स्थिति के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? मेरा ख्याल है मैंने इसका जवाब अभी अभी दिया जी कि आज की जो आर्थिक स्थिति जो है, उसके लिए सरकारें जो है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। जी वो उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे, जी उत्पादन के क्षेत्र में पैसा ज्यादा नहीं लगा रहे हैं, मंदिरों में पैसा लगा रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि इसलिए सरकारें इसको डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इस आर्थिक स्थिति को। और ये आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होते जा रही है। सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के ही मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा में, जब जो ये बताया गया है कि जो जीडीपी है, जीडीपी का जो दर है बढ़ने का, वो 4.5% है। तो उसने कहा कि ये रिकैलिब्रेट किया हुआ है। वास्तव में सही मायने में जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है, वो 1.5% है। तो आप ये जी देखेंगे कि एक समय में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो इस देश में जीडीपी 8.5 से ऊपर बढ़ रही थी। वो आज वो 1.5 पर अगर उतर के आ गई है, तो इसका मतलब है कि ये नाकामी जो है बीजेपी की सरकार की है। और इसके लिए मैं उनको डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल पकड़ता हूँ। जी सर, अभी एक वर्तमान में मुद्दा छाया हुआ है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी, एनपीआर। तो हम्म। ये इन मुद्दों पर पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का क्या राय है सर, सी एनआरसी और एनपीआर को लेकर? देखिए, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड और एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जी सबसे पहले एनआरसी लाया गया, जी और एनआरसी भी पूरे देश में नहीं लाया गया। जी एनआरसी क्योंकि जो आसू है, हाँ, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, जी और इनका, और इन्होंने एजिटेशन चलाया था उधर आसाम में, हाँ, जी ये जो बाहर के लोग, स्पेशली बांग्लादेश के ज्यादातर लोग उनके राज्य में आकर रह रहे हैं, जी जिसकी वजह से जो लोकल लोग हैं आसाम के, उन जी लोगों को रोजगार मिलना या उनकी आर्थिक स्थिति के ऊपर बुरा असर हो रहा है। क्योंकि रिसोर्सेज जो है बांग्लादेश से जो लोग उनके राज्य में आए, उनके ऊपर खर्चा हो रहा है। जी तो तब वो आसाम अकॉर्ड हुआ, और उसके तहत आसाम अकॉर्ड जो हुआ भारत सरकार के बीच में और आसाम सरकार के बीच में हुआ। हम्म। और उसमें ये आसू भी एक पार्टी थी, समझे ना। मतलब ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, भारत सरकार, आसाम सरकार, और ये स्टूडेंट ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन। तो ये एग्रीमेंट के तहत ये डिसाइड किया गया है कि 1971 के बाद जी जो लोग आसाम में आए हैं बांग्लादेश से, उनका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एनआरसी, जी जी बनाया जाए आसाम के संदर्भ में। तो जब ये देखा गया कि ऐसा, काफी समय इसमें निकल गया, 30-35 साल निकल गया मेरा ख्याल है, हाँ? ये डीलिंग डालिंग जी कांग्रेस वाले कर नहीं रहे थे, हाँ? लोग आते रहे,
बढ़ते रहे। तो अभी ये स्थिति बीजेपी सरकार ने जब हाथ में लिया और ये ढूंढा कि कितने लोग हैं, तो देखा गया कि 20 लाख के करीबन 19 लाख एंड आठ इतने लोग जो है बांग्लादेश से आसाम में आकर रह रहे। जी तो उसमें उनका जब सर्वे किया गया तो देखा गया कि उसमें सिर्फ 5 लाख मुसलमान है और 14 लाख हिंदू है। जी बीजेपी इसलिए कर रही थी कि उनको ये लगता था कि ये ज्यादातर मुसलमान ही आए हैं, क्योंकि बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है, तो ज्यादा मुस्लिम लोग यहाँ आए होंगे। तो हिंदू मुस्लिम एजेंडा जो डिवाइड करने का एजेंडा जो बीजेपी का है, जी तो उनको लगा कि ये अच्छा मौका है, तो उन्होंने ये सर्वे किया। लेकिन सर्वे करने के बाद उनकी समझ में आया कि इसमें तो हिंदू ज्यादा है, मुसलमान कम है। तो जी मुसलमानों को तो वो इस देश से निकालना चाहते थे, आसाम से। लेकिन 14 लाख हिंदुओं को निकाल दिए, तो एंटायर हिंदू पॉपुलेशन सरकार के खिलाफ में चली जाएगी, बीजेपी के खिलाफ में चले जाएगी, जो कि आरएसएस का और बीजेपी का एजेंडा है। इसलिए फिर सीएए बनाया गया। सीएए में उन्होंने ये कहा, एनआरसी से जो 20 लाख लोग बाहर जाने वाले थे, ये 20 लाख लोग जो बाहर जाने वाले थे, जी उसमें 14 लाख हिंदू होने की वजह से उन्होंने सीएए बनाया। और जी सीए के माध्यम से ये कहा कि बाहर देश से जो क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, हिंदूज है, जूज है, सिख्स है, फारसीज है, इन लोगों को हमारे देश की सिटीजनशिप दिया जाएगा। इसका मतलब जो है, ये 20 लाख लोग बाहर चले जाएंगे, जिसमें 14 लाख हिंदू भी बाहर जाएंगे एनआरसी के अंतर्गत, और सीए के अंतर्गत वो फिर देश में वापस आ जाएंगे हिंदू। लेकिन जी मुसलमान लोगों का नाम उसमें उल्लेख उन्होंने नहीं किया। तो जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने का जो एजेंडा था उनका, उस एजेंडा के फुलफिलमेंट के लिए उन्होंने सीएए बनाया, न कि उनको सही मायने में बाहर के देश के लोगों को या सिटीजनशिप देने का मुद्दा है। उसके लिए जो कानून बना था 1955 में, सिटीजनशिप एक्ट 1955, वो पर्याप्त है। संसार के कहीं के भी लोग हमारे देश में आकर अगर रहना चाहते हैं, तो उसमें जो कंडीशंस लगाई हुई है, उस कंडीशंस के तहत वो आकर हमारे देश में रह सकते हैं। इसलिए सीए बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। और इसलिए आप देखेंगे कि आर्टिकल 14 के तहत, जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो कहा है, और ये इक्वल प्रोटेक्शन और इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हर नागरिक को हर सिटीजन को सॉरी, हर व्यक्ति को दिया हुआ है। जी मतलब वो किसी भी देश का व्यक्ति हो सकता है। वो अगर हमारे देश में अगर आता है जी और उसके साथ गैर बराबरी होती है, जी किसी भी देश का हो, जी तो वो 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 जो है, वो वो उसके साथ गैर बराबरी नहीं की जा सकती अंडर आर्टिकल 14, विच इज ए फंडामेंटल राइट, और उसको जी पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। तो आप ये देखेंगे कि ये कानून, भारत का संविधान जो है, नागरिक के इर्द गिर्द नहीं घूमता। कुछ आर्टिकल्स नागरिक के लिए लिखे गए हैं और कुछ आर्टिकल किसी भी व्यक्ति के लिए लिखे गए हैं। तो आर्टिकल 14 के तहत ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जिसमें किसी धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से अलग किया जा रहा है। और इसलिए ये कानून जो बना है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इस कानून का हमारी पार्टी विरोध करती है। तो एनआरसी का भी विरोध करती है और सीए का भी विरोध करती है। जी जहां तक एनपीआर का मामला है,
जी क्योंकि मैंने वो रूल्स पढ़े 2003 में जो रूल फ्रेम हुए थे, जी तो उसमें ये क्लियरली लिखा गया है सिटीजनशिप रूल्स 2003। तो जी जी उसमें ये लिखा है कि पहले एनपीआर बनेगा और एनपीआर से ही डाटा निकाल के एनआरसी बनेगा। जी जब एनआरसी बनेगा तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे, तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बोली है, तो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट वो मांग रहे हैं कि तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। जी अब आप ये देखेंगे कि हमारा देश में आज भी जो डिलीवरीज होती है, जी महिला डिलीवर करती है बेबी को, आज भी देहातों में उसका कोई हॉस्पिटल में जाके तो करती नहीं है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी हो या मेरा खुद का हो या मेरी उम्र के ऐसे कई लोग हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। जी स्कूल रिकॉर्ड में लिखा गया है, वो अंदाज से लिखा गया है। जी जी तो ऐसी हालात में इस देश के 90% 95% लोगों के पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है, जी जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग ज्यादा है, क्योंकि ये देहातों में रहते थे। जी मोस्टली आज भी देहातों में रहते हैं। इन लोगों के पास वो सर्टिफिकेट नहीं है। तो इन इसका मतलब अगर एनआरसी बनता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनता है, तो इन लोगों को वो सिटीजन नहीं मानेंगे। जी जबकि जी रियलिटी ये है कि यही लोग इस देश के मूल निवासी है, पहले से इस देश में रह रहे हैं। जी जी तो ये सिर्फ नहीं मुसलमानों के खिलाफ में ही नहीं है एनआरसी, तो एंटायर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और इनसे जो धर्म परिवर्तित, जो भिन्न भिन्न धर्मों में मूल निवासी बहुजन समाज के लोग गए हैं, वो उनके सबके जी खिलाफ में है। लेकिन चेतना जी मुसलमानों को नजर आ रही है, क्योंकि उनको घबराया जा रहा है हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने के लिए। लेकिन जी इसके पीछे की जो साजिश है, वो पूरे मूल निवासी बहुजन समाज के खिलाफ में है। और इसलिए मूल निवासी बहुजन समाज ने पूरा एनआरसी का और सीए का और एनपीआर का विरोध करना चाहिए, क्योंकि एनपीआर पहले लेंगे, उसके बाद में एनआरसी बनेगी, तो उसका जी विरोध करना चाहिए। तो इसके लिए लेकिन आज वो कानून बन चुका है। जी अब एज ए पार्टी प्रेसिडेंट कानून सही बना या गलत बना एक अलग मामला है, जी उस कानून का हम विरोध करते हैं। जी लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि कानून हमारे ऊपर लागू नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता सर। ऐसा नहीं हो सकता। भारत का संविधान हमारे ऊपर लागू है, लागू है। भारत के संविधान के अंदर एक कानून बना है, वो भी हमारे ऊपर लागू है। तो कानून बिल्कुल। अपना काम करेगा, जी 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 लेकिन हम उसका विरोध करते हैं। हम उसका जी जी विरोध करते हैं। जो आर्टिकल 19 में हमें अधिकार दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जी जी जो हमारा बुनियादी अधिकार है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे और इसका विरोध करेंगे। बाकी वो बाइंडिंग है तो वो सरकार अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, हम जी अपना काम करेंगे विरोध जी करने का। जी तो तो मेरा ख्याल है ये हमारी पोजीशन रहेगी एज ए पार्टी। तो सर, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपन जो आज की लॉकडाउन की स्थिति है और पूरे देश में लॉकडाउन है, लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, तो कोरोना महामारी से इंसान के अस्तित्व को बहुत प्रभावित किया है। आप इसे कैसे देखते हैं, इस महामारी को, और इसके संबंध में आप अपनी बात रखें। देखिए ये एक वायरस है, हाँ? और वायरल डिजीजेज जो है अभी से नहीं है, ये पहले से हो रहे हैं। जी लेकिन ये जो वायरस है, ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक है। जी और इसके लिए जो पूर्वानुमान जो बनाना चाहिए था, हाँ? क्योंकि ये 30 जनवरी के करीबन ही ये पता चल गया हमारे देश में आया है करके, तो सरकार ने इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए था और पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि जो एयरपोर्ट में लोग बाहर देश से आ रहे हैं, उनको वहीं से पकड़ के उनका क्वारंटाइन का पहले करना चाहिए था, बाद में उन्होंने उनको छोड़ना चाहिए था उनके नेटिव प्लेसेस से जहां भी वो जाना चाहते थे।
जी तो सरकार इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रही है। जी इट जी हैज मिजरेबली फेल्ड, जी जबकि उनको पता था। उसके बाद मतलब वो आप ये देखेंगे कि मोदी जी 23-24 फरवरी को या 25 फरवरी को वो उसको इनवाइट करते हैं, अपने ट्रम्प जी को, यूएसए के जी प्रेसिडेंट को, और बड़ा लोगों का, लाखों लोगों को इकट्ठा कराते हैं, और आज बोल रहे हैं कि कोई आदमी घर के बाहर नहीं निकलेगा। तो ये सरकार जो है, इन स्थिति में जो काम उन्होंने करना चाहिए था, समय पे काम करना चाहिए था, वो नहीं करने की वजह से बहुत बड़ी परेशानी हो गई। जी 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 आज इस देश का प्रोडक्शन बंद है। जी मतलब आप ये देख सकते हैं कि जो जीडीपी 1.5% जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था, वो आज अभी निगेटिव ग्रोथ होगी हमारे देश में। जी इसका मुख्य कारण है कि ये जो 1 महीना या 21 दिन जो लॉकडाउन बनाया हुआ है, तो काम नहीं हो रहा है। तो मैं जी इसको इस तरह से देख रहा हूं कि इट इज ए फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट हैज मिजरेबली फेल्ड। अब बाकी देखते हैं क्या आगे करना होगा। लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और कोरोना वायरस का प्रभाव कम हो जाएगा, तो लोग फिर से एग्रेसिवली अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जुड़ जाएंगे। जी और कुछ एप्रिहेंशन तो ऐसा भी मुझे बताया गया है हमारे कुछ कार्यकर्ताओं से कि जी 1977 में जो स्थिति पैदा हुई थी जी इमरजेंसी के बाद, जी जी इसके बाद ऐसी ही स्थिति पैदा हो सकती है। और जो जनता, इन्होंने प्रॉपर मैनेज नहीं करने की वजह से इस देश की इकोनॉमी को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, ये जो कोरोना का वायरस का जो पेंडेमियम चल रहा है, इसको ठीक नहीं किया, तो जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है, और जनता इस सरकार के बहुत ज्यादा मात्रा में खिलाफ में चली जाएगी। और ऐसी स्थिति में अगर हम अपने लोगों को प्रॉपरली नहीं समझा पाएंगे, तो फिर जी वही कांग्रेस और बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे, कुछ कांग्रेस में चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने ठीक नहीं किया करके, और जी कांग्रेस ने तो 60 साल में कुछ नहीं किया। अगर जी कांग्रेस 60 साल ठीक कुछ कर लेती तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती नहीं आती नहीं आती। है। तो जी बीजेपी को सत्ता में लाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने, कांग्रेस ने। है। तो कांग्रेस बीजेपी में अगर ये मूल निवासी बहुजन समाज के लोग लगे रहेंगे, तो इन जी लोगों का कल्याण नहीं हो सकता, जिन्होंने 70 साल से इन लोगों का कल्याण नहीं किया। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये सभी चीजें बहुत विस्तृत रूप से अपने समाज को समझाना चाहिए, और धीरे 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 जब भी उनकी समझ में ये बात आ जाएगी, तो उनकी सत्ता इस देश में आएगी, तभी उनका कल्याण होगा। अन्यथा ये अभी इसमें नुकसान हमारे लोगों का ज्यादा होगा। आप देख रहे लोग, रोड पे लोग चल रहे हैं, जी मतलब बाहर देश में जो पैसा कमाने के लिए लोग गए थे, जी उनके लिए तो चार्टर फ्लाइट्स लगाए, लगाए गवर्नमेंट के भी लगाए। लगाए और प्राइवेट भी लगाए, और उन लोगों को अंदर लाया क्योंकि उनके पास पैसा था। जी जी और जो लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में गए, तो जो हैंड टू माउथ, उनके पास कुछ भी पैसा नहीं है। इन्होंने लॉकडाउन कर दिया, उनको खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वो लोग अपने अपने गांव जाने के लिए निकले, तो आज रोड पे बड़ी बड़ी कतारें लगी। ये कौन लोग हैं? ये शेड्यूल कास्ट, ये शेड्यूल ट्राइब, ये अदर बैकवर्ड क्लासेस, और इनसे जो भिन्न भिन्न धर्मों में गए, मूल मजदूरी करने के लिए जगह जगह गए, तो आज उनकी इतनी खस्ता हालत है। और ये लोग अभी ये बोल रहे हैं, वो अपने घर जाना चाहते हैं क्योंकि उनकी खाने की समस्या है। जी अब वो सरकारें बोल रही है, राज्य सरकारें बोल रही है, केंद्र सरकार बोल रही कि आप जहां हो वहीं आपकी व्यवस्था कर देंगे। जी मतलब वो ऐसा दिखा रहे हैं कि तुम्हारे प्रति हम बहुत ज्यादा संवेदनशील है। हम्म। ऐसा नहीं है, ये संवेदनशीलता का मामला नहीं है, जी ये इनके डर का मामला है। जी जी ये भी मरेंगे ना, हम लोग मरेंगे तो ये क्या जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे। एक तो ये है।
दूसरी जी बात यह है कि इस देश में और भिन्न भिन्न राज्यों में जो उत्पादन करता है ये कौन कर रहा है? मजदूर कर रहा है। जी या तो इंडस्ट्रियल लेबर होगा या वो एग्रीकल्चर लेबर होगा, लेकिन इस देश का प्रोडक्शन और जीडीपी वो बढ़ा रहा है, राष्ट्र की भी बढ़ा रहा है, भिन्न राज्यों की भी बढ़ा रहा है। अगर वो राज्य छोड़ के अपने अपने राज्य में चले जाते हैं तो जो राज्य विकसित आज नजर आ रहे हैं, हमारे लोगों ने वहां जाके मजदूरी करने की वजह से, तो वो इसलिए उनको वहां रोकना चाहते हैं और उनके लिए थोड़ी संवेदना दिखाते हैं, ताकि जैसे ही कोरोना का प्रभाव निकल जाएगा तो उनके राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए ये मजदूर वहां उनको होना चाहिए। और एक बार ये मजदूर वापस चला गया जी तो वो वापस फिर उन राज्यों में नहीं जाएगा, नहीं क्योंकि जाएगा। उन राज्यों ने उनके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं की थी, ऐसा वो मानेगा। और इसलिए वो भिन्न भिन्न राज्यों के लोग उनको वहां रोकना चाहते हैं, संवेदना दिखा रहे, लेकिन सही मायने में उनके राज्य की आर्थिक स्थिति कोरोना का प्रभाव जाने के बाद ठीक करने के लिए इन मजदूरों की उनको जरूरत है। इसलिए वो ये नकली संवेदनाएं दिखा रहे, अन्यथा उनका कोई इंटरेस्ट हमारे लोगों में नहीं है। अगर ऐसा होता तो पिछले 70 साल में अपने अपने राज्यों में इन्होंने मूल निवासी बहुजन समाज की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया होता, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। इतना ही मैं इस अवसर के ऊपर कहना चाहूंगा। जी, हम सबके बीच में राम सुजान वर्मा जी एडवोकेट सिरमौर जुड़े हुए हैं। ना आपको सुन भी रहे हैं, हम चाहेंगे कि वो भी अपना कुछ उद्बोधन इस कार्यक्रम को दे दें। हाँ जी, जय जय। भीम सर। हाँ, जय भीम, जय बोला श्री राम। सर, आपकी बातों को सुना, बहुत अच्छा लगा हाँ, और विषय पर बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा दी गई। जी मैं तो केवल इतना कहूंगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 से ही हाँ, समस्या शुरू हो जाती है। हाँ, हाँ, करेक्ट, हमारे संविधान ने हमारे देश का नाम भारत दिया बराबर। और हमारे विपरीत समाज के जो लोग हैं, जो शासक वर्ग है, उसने उसे काउंटर करके हिंदुस्तान कहना शुरू किया। हाँ, हाँ, तो शब्दों का भ्रमजाल इनके द्वारा प्रारंभ किया गया और शब्दों के जाल में पूरा हमारा समाज फंसा दिया। फंसा हुआ रहा। जैसा कि बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को कहा था कि हम राजनीतिक रूप से समता की स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक रूप से हम विषमतावादी समाज बनाकर रखे हैं। तो यदि शासक वर्ग इस सामाजिक और आर्थिक विषमता को समाप्त नहीं करती तो यह हमारे लिए घातक होगा। तो स्थितियां मेरी समझ से ऐसा ही है कि हमारे संविधान के अनुसार शासकों ने देश का संचालन नहीं किया, न जुडिशरी ने, और इसीलिए हम ऐसा कहना चाहेंगे जैसे हम कितने भी अच्छे किस्म का औजार यानी पिस्टल अपने सुरक्षा के लिए खरीदे, लेकिन अपनी ही खोपड़ी में यदि उसको लगा लेते हैं और नली लगाकर टिगर दबा देते तो अपना ही सर्वनाश हो जाएगा। बिल्कुल। तो भारत का संविधान पूरे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वर्णित किया गया, उसमें सभी समस्याओं के समाधान की व्यवस्था है, लेकिन शासकों की जो विचारधारा है ठीक इस देश के मूल निवासियों के विपरीत है, इसलिए उन प्रावधानों का वो अनदेखा करते हैं और अनदेखा करके ही हमारे खिलाफ वो कार्रवाइयां करते हैं। जैसा अभी आपने बताया कि वो पार्लियामेंट में गए तो अपने से तो नहीं चले गए, अपने से तो सांसद नहीं बन गए, अपने से विधायक नहीं बन गए, लेकिन हमारे वोट के माध्यम से जाने के बावजूद हमारे खिलाफ वो निर्णय लेते हैं। तो ऐसी स्थिति है कि संविधान जो हमारा बहुत खूबसूरत है, बेहतरीन प्रावधान है, और इसमें इन दुश्मन विचारधारा के लोगों के भी हित की बात है। करेक्ट। इस देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, किसी भी नागरिक के खिलाफ नहीं है, यहां तक कि अनबॉर्न चाइल्ड के खिलाफ भी नहीं है, जिसने भी जन्म नहीं लिया उसके भी हितों की सुरक्षा इस संविधान ने दे रखी है। जैसा कि अभी आपने बताया
तो मैं कहना चाहता हूं कि संविधान के प्रति जागरूकता हमारे देश में बहुत ही कम है। और जब हम जनमत तैयार कर पाएंगे संविधान के पक्ष में, संविधान की जानकारी जब लोगों को होगी और संविधान के अनुसार वो चाहेंगे कि ऐसा होना चाहिए, तो जनमत संविधान के पक्ष में बने, मूल निवासी बहुजन विचारधारा की बने, फूले अम्बेडकरी विचारधारा के जब जनमत बनेगा तो निश्चित तौर से मजबूर होकर न तो इनकी सरकार रह पाएगी, यदि सरकार भी इनकी रहे तो भी हमारे हित में वो काम करेंगे, जैसा कि पूर्व में हमारे समाज के अलावा दूसरे जो हमारे विपरीत लोग हैं, जो उन लोगों ने सरकार में हमारे लोगों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाए, कई मुख्यमंत्री बने ओबीसी के, लेकिन उनके द्वारा कोई भी काम बहुजन समाज के हित में नहीं किया गया। उसका कारण रहा ये कि वो किंग मेकर दूसरे लोग थे, दलाल बने रहे, उनके दलाल है वो जी, उनके दलाल है। तो उनके द्वारा बनाए जाने के कारण वो उनके हित की बात करते रह गए। सही। यदि हम लोग ऐसा करते तो हमारे समाज के लोग इतना जागरूक होते तो निश्चित तौर से वो उनके हित की बात ना करके संविधान की हित के साथ साथ हमारे तमाम मूल निवासी बहुजन समाज के हित की बात करते। तो मेरा मानना यह है कि भारत के संविधान को यदि हम ठीक ढंग से पूर्ण रूपेण लागू कराने में जनमत तैयार कर पाए तो निश्चित तौर से न ये सीए काम करेगा, न एनआरसी काम करेगा, और ना ही इस तरह के और जितने भी इनके छोटे छोटे कानून बनाकर इन्होंने हमारे हित के खिलाफ तैयार किया, एसईजेड वगैरह जो इन्होंने बनाए, वो कहीं भी काम नहीं कर पाएंगे। सार्वजनिक हित में हमारे जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं उनका जो बेदर्दीपूर्ण ढंग से इनके द्वारा निजीकरण किया गया और आज वो निजीकरण हमारे खिलाफ खड़ा हो रहा है। किस तरह से खड़ा हो रहा है कि आज निजीकरण की वजह से सार्वजनिक संस्थाओं के पास, मेडिकल संस्थाओं के पास कुछ भी नहीं है। इस बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयारी नहीं बन पाई है। जैसा कि अभी आपने बताया कि जो अन्य राज्यों में हमारे लोग हैं, अन्य राज्य के लोग हैं, उनको वहां से यहां नहीं आने दे रहे हैं। इसके पीछे यदि संविधान के हिसाब से देखते, संविधान के अनुसार यदि वो फैक्ट्री मालिक उस राज्य के लोग जिनके यहाँ ये काम करते थे तो उनके रहने की व्यवस्था इस तरह से करते जैसा कि संविधान में है। संविधान में प्रत्येक नागरिक के जो अनुच्छेद 21 में प्रावधान दिया है, उस अनुच्छेद 21 के अनुसार यदि प्रावधान वहां करते उस राज्य में तो उनके यहाँ आने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो आने की बात भी नहीं सोचते। भाई वहीं पे उन्हें सब कुछ मिल रहा है, सभी सुविधाएं वहां पर मिलने की तैयारी है, तो वो यहाँ आने की बात नहीं करते। लेकिन उनको यह पता है कि हम उस राज्य में केवल गुलाम की तरह, नौकर की तरह और मजबूर रह जाएंगे और हम वहां पर अपनी जीवन रक्षा भी सरकारी कर्मचारी के लिए तो व्यवस्था है, सरकारी कर्मचारी के लिए व्यवस्था है, इन लोगों के लिए नहीं किया है। सरकारी कर्मचारी तो अपने अपने गांव नहीं गए, वो नहीं गए अपने अपने गांव जी, हाँ, लेकिन इनको जाना पड़ रहा है क्योंकि इनके लिए व्यवस्था नहीं की गई। जो आप कह रहे कुछ नहीं जी, कुछ नहीं है, केवल काम करो और खाओ। हाँ, तो ये एक्चुअली कहना चाहता हूँ। कहिए जी बोले सर। नहीं वो आप बोले। हाँ नहीं वो आप सही कह रहे हैं। मैं यही कहना चाहता था कि भारत के संविधान में आर्टिकल 21 में जो चीजें लिखी हुई है और सरकारी कर्मचारी के लिए अगर व्यवस्था करते हैं तो सरकारी कर्मचारी तो अपना नौकरी का पॉइंट छोड़ के कहीं नहीं जा रहे, बिल्कुल, तो वो नहीं जा रहे। तो अगर इनके लिए भी आर्टिकल 21 के तहत व्यवस्था की होती जैसा आपने कहा तो ये भी नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते, और वहीं रहते और उस राज्य की भी तरक्की में उनका हाथ बार कंटिन्यूअसली बना रहता। बिल्कुल, लेकिन उनको हमारे हित में काम नहीं करना है। डिसऑनेस्ट लोग हैं बेसिकली। मैं यही कहना चाहता हूँ सम एंड सब्सटेंस में, ये डिसऑनेस्ट किस्म के लोग हैं। वास्तव में संविधान के प्रति इनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, इसलिए ये समस्या है। जी बिल्कुल सही। तो सर चर्चा चूंकि अभी हम लोग 1 घंटे से कर रहे हैं और बहुत सारे मुद्दों पर हमने चर्चा भी किया जी, तो सर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपसे हम ये पार्टी के जो हमारे जो व्यूअर अभी देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, तो उनके लिए पार्टी की तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा मैसेज यही है कि जाओ, हर उस घर में जाओ
हर उस व्यक्ति के पास जाओ और उनको भारत का संविधान और उनके अधिकार समझाओ और उनकी परिपूर्ति करने के लिए उन्होंने अपनी सरकार बनानी चाहिए, अपने लोगों की सरकार बनानी चाहिए, न कि अपने विरोधकों की सरकार बनानी चाहिए जो उन्होंने पिछले 70 साल से बनाई है। ये मैसेज मेरा है अपने समाज के लिए कि उन्होंने घर घर में जाके लोगों को समझाना चाहिए, कार्यकर्ताओं ने। और जिस दिन हम ये समझा देंगे तभी हमें सही मायने में भारत के संविधान के माध्यम से हम अपने अधिकार सुरक्षित कर पाएंगे, अन्यथा ये नहीं हो सकता। जागृति के सिवा और कोई दूसरा रास्ता मुझे नहीं नजर आता। जस्टिस सावंत की किताब मैं इस दरम्यान पढ़ रहा था क्योंकि घर में बैठा हूं, तो वो उन्होंने लिखा है जनतंत्र का व्याकरण, ग्रामर ऑफ डेमोक्रेसी। तो उन्होंने भी यही कंक्लूजन निकाला है कि ये जनता को समझाना होगा, कि जब तक ये डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन करती है, लोगों के अधिकार कैसे सुरक्षित रखे जा सकते हैं, उसके लिए जनता ने क्या करना चाहिए, ये सब चीजें उन्होंने विस्तृत रूप से लिखा है। और उनका ये मानना है कि जब तक जनता अपने अधिकार सुरक्षित करने के लिए अपनी सरकार नहीं बनाएगी, अपने हित की सरकार नहीं बनाएगी, तब तक उनका कल्याण नहीं हो सकता। तो मेरा यही मैसेज है। और अभी जो मतलब ये जो लॉकडाउन चल रहा है, इस जी पीरियड में मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो लाइफ है, वो हर व्यक्ति का लाइफ है। तो इसलिए इस स्थिति में उन्होंने बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ अपना ही लाइफ पर असुरक्षित नहीं करते तो दूसरों का भी लाइफ असुरक्षित करते हैं। तो उन्होंने घर में रहना चाहिए। और ये जो पार्टी का काम जो है, फिलहाल जो ये जो मीडिया के माध्यम से जितना कर सकते हैं उतना करें, और उसके बाद जब ये इसका प्रकोप कम हो जाता है तब लेकिन लोगों को 1-to-1 कम्युनिकेशन करके लोगों के दिलो दिमाग में इन बातों को उतारना होगा। उसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने काम करना चाहिए और गांव-गांव तक जाना है तो गांव-गांव तक पार्टी के यूनिट्स उन्होंने बनाना चाहिए। ये मेरा संदेश अपने कार्यकर्ताओं के लिए है। सर, अभी जैसा कि ऑनलाइन सदस्यता सभी विंग की चालू हुई है, अभी हाँ, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का भी ऑनलाइन सदस्यता फॉर्म अभी आ गया है। तो उसके बारे में हम सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध इस मीडिया इंटरव्यू के द्वारा देना चाहते हैं कि जो ऑनलाइन सदस्यता फॉर्म पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का आया हुआ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिलअप करें। और सर, इसके बारे में कुछ कहना है तो? बिल्कुल मैं ये कहूंगा क्योंकि ये बहुत दिन से मैं इसमें लगा हुआ था, लेकिन वो जिनको हमने ये काम दिया था पहले उन्होंने ये नहीं किया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर आनंद का, कि जी उनको मैंने रिक्वेस्ट किया क्योंकि उन्होंने मूल्य संघ के लिए भी बनाया है, विद्यार्थी संघ के लिए भी बनाया है, मैं बोला पार्टी के लिए भी ये बना दीजिए। तो उन्होंने विद इन ए शॉर्ट टाइम उन्होंने ये बना के दिया है और मैंने वो सर्कुलेट किया है। तो मैं ये कहूंगा कि जो लोग आपके नजदीकी नहीं है लेकिन आपके परिचित है, या जो लोग ऐसा है कि हमने हमारा जो एजेंडा है जो मैंने ब्रीफ में लिखा है ऊपर, तो जी उसको फुले अम्बेडकराइट आंदोलन की अपनी पार्टी होनी चाहिए ऐसा जिन जिन लोगों को लगता है, जी उन सभी लोगों को मैं अपील करता हूं कि उन्होंने हमारी पार्टी की ऑनलाइन मेंबरशिप लेनी चाहिए। और हमारी जिस अनुपात में हमारी मेंबरशिप की संख्या बढ़ेगी उस अनुपात में हमारी ताकत भी बढ़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली सत्ता जो है ताकत को ही झुकती है। तो ताकत बढ़ाना पार्टी की ये सदस्यता के ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसा वो करेंगे, मैं उनको अपील करता हूं कि वो हमारी पार्टी की सदस्यता लें। कार्यक्रम के अंत में वर्मा जी कुछ कहेंगे तो कहिए। बस केवल इतना ही कहेंगे, जय भीम जय मूल निवासी। हमारा संविधान और संविधान के माध्यम से हम सब लोग समाज को जागरूक करते हुए पीपीआई की सरकार बनाए और पीपीआई की सरकार बना के हम अपने लोगों का हित करें। फूले अम्बेडकरी विचारधारा को भी राजकीय संरक्षण मिले, और जब राजकीय संरक्षण मिलेगी तो फूले अम्बेडकरी विचारधारा से पूरे देश में अमन और चैन कायम हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय भीम जय मूल निवासी। जय भीम जय भीम।
सर आप इस कार्यक्रम में ज्वाइन किए और आपने इतना समय दिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी। जय भीम। और आपकी अनुमति से अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू। जय भीम, जय मूल। जय भीम, जय भीम, जय मूल निवासी। ठीक है सर, काटा जाए फिर। जय भीम, जय मूल निवासी साथियों, इसी तरह हम चर्चा में आते रहेंगे। आप हमारे कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट जो भी करना है अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ पहुंचाएं। लिंक जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की सदस्यता की है, हम वो लिंक अभी आप सबको प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने चित परिचितों का सदस्यता फॉर्म भरें। जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है उनका स्वयं आप भर दें और उनका डाटा पूरा मोबाइल नंबर के सहित पूरा जानकारी दें। आप सबने इस कार्यक्रम को इतनी देर से सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।